नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उसे देखिए। और ये जो अभी चल रहा है शिफ्ट 1 चल रहा है, दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को अभी हम लोग देख रहे हैं। और इसका डेट, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च 2023 को हुआ था। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 5/3/2023 को ये एग्ज़ाम यूजीसी ने ली थी। जो पहले ऐसा ही करती थी वो, मतलब फरवरी मार्च में एग्ज़ाम लेती थी। अब तो वो बिल्कुल टाइमली हो गया। और जैसा कि इसमें आप लोगों को दिख रहा भी होगा स्क्रीन पे कि ये हमारा जो टैगलाइन है, पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का सीरीज। ये टैगलाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस एग्ज़ाम को लेकर के, कि जो व्यक्ति अगर 10 ईयर्स का अगर पीवाईक्यू मेरे साथ कर लेते हैं एस्पिरेंट, उसका वन टाइम में जो थोड़ा सीरियस विद्यार्थी होंगे उनका जेआरएफ होगा क्लियर। और अगर थोड़े से मतलब अगर कम पढ़े होंगे तो उसका नेट होने की पूरी संभावना है, इसकी गारंटी है मेरी तरफ से। तो एक बार आप ट्रस्ट करें और जुड़े, अपने साथियों से भी इस बात का शेयर करें, उन्हें बताएं, क्योंकि बच्चे 5 टाइम्स 6 टाइम एग्ज़ाम देते रहते हैं, उनका क्लियर नहीं होता है या उनका मार्क्स नहीं बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वो नहीं बढ़ने का एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि क्योंकि वो उन्होंने पढ़ तो बहुत लिया है, बट उन्होंने जो पीवाईक्यू को जैसे करना चाहिए था तैयार, वो वैसा तैयार नहीं कर पाए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो पिछड़ जा रहे हैं। तो अब चलते हैं और अब क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने दिसंबर जो 2024 है, जून 2024 दिसंबर का पेपर जो है 24 का, उसको कंप्लीट करवाया है। साथ ही साथ इससे बैक ईयर का जो था उसका भी मैंने कंप्लीट किया। तो आप उन्हें भी जाइए और पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और इस पेपर को अब हम लोग देखेंगे। आज के सीरीज में 120 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग अपना पेपर का हिंदी साहित्य के पेपर को देखेंगे। और साथ ही साथ इस जोश नेट जेआरएफ में जुड़ने से एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। एक पेपर 1 का मैं बताना चाहूँगी कि हमारे टीम के द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव पहल किया गया है बच्चों के लिए, बच्चे की डिमांड पे, कि उन्हें फ्री हैंड लेक्चर जो केसी मदान की बुक है उन्हें करवाया जा रहा है, जो कि बच्चे को पढ़ने में काफ़ी मतलब टफ होता है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। और आज का जो सीरीज है उसमें आप लोग कोई भी वीडियो मतलब क्वेश्चन करेंगे तो आप पहले अपना आंसर देंगे, फिर देन आफ्टर हम जो भी आपको आंसर बताएंगे वो यूजीसी के द्वारा जो वेरीफाइड क्वेश्चन होगा आंसर, उसके आंसर को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन के बारे में अवधि से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है भाषा के रूप में। जब आप पीवाईक्यू किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर जान लेते हैं कि कौन सा है। तो आंसर खलिक बारी होगा। इससे पहले भी यूजीसी ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये खलिक बारी के बारे में तो उतना नहीं पूछा, लेकिन अवधि के बारे में बहुत डिटेल वो पीवाईक्यू के रूप में पूछ चुका है। तो इसका आंसर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो खलिक बारी होगा। और आप लोग थोड़ा ये भी बात एक ध्यान रखेंगे कि खलिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये जो है खलिक बारी जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। इसमें अवधि का जो है फर्स्ट टाइम प्रयोग किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पूछ ले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए वन लाइन, पहले देखिए क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका था, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछते थे। अब जो भी क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 2-3 साल से, वो कहीं ना कहीं मतलब मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछ रहे जा रहे हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो इसमें तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये 7 जून 1955 को मतलब प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना किया गया था। और इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए।
तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं। एक तो इसमें एक फैक्ट ये आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग जो था 1955, और उसके जो अध्यक्ष थे ये बीजी खेर, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। उस समय बीजी खेर अध्यक्ष थे और उसी के टाइम में मतलब ये प्रथम राजभाषा आयोग का जो है स्थापना किया गया था। इसमें 2-3 फैक्ट एक और भी याद रखिएगा कि हो सकता है कि वो आयोग आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम राजभाषा आयोग की क्या क्या विशेषता थी, तो विशेषता में थोड़ा आप लोग ये ध्यान पे रख लेंगे। एक तो इसमें ये बात बोला गया था, 2-3 फैक्ट की सिफारिश की गई थी। पहला तो ये बोला गया था कि अधिक से अधिक जो संसदीय की जो भाषा है उसको हिंदी में मतलब हिंदी का प्रयोग किया जाए, और अगर जो व्यक्ति अंग्रेजी में उसको शब्द मतलब अंग्रेजी में डिबेट करता है तो उस डिबेट को हिंदी में अनुवाद करके मतलब पब्लिकली किया जाए, एक फैक्ट ये था। सेकंड था कि जो भी मतलब यूपीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में भी हिंदी के विषय को एक वरीयता दिया जाए। तीसरा फैक्ट ये था कि जो भी प्रशासनिक में 2 स्टेट जो होता है, स्टेट और सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो बातचीत होती है, वो प्रशासनिक बात जो होती है वो कहीं ना कहीं हिंदी के फॉर्म में हो। पत्राचार जो होता है एक दूसरे का लेन देन 2 सेंट्रल और स्टेट के बीच में, सरकार के बीच में, तो वो हिंदी में मतलब उनका जो हो वो लेन देन हो। 3 बात ये थी। एक लास्ट पॉइंट ये था कि जो भी मतलब ऑफिसर्स और जो भी मतलब कर्मचारी वगैरह जो मतलब कोई डॉक्यूमेंट मतलब देते हैं, सबमिट करते हैं, तो उसकी भाषा भी कहीं ना कहीं कहा गया कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग पे बल दिया जाए। यही 3-4-5 फैक्ट था जिसको उन्होंने शामिल किया गया था, सिफारिश किया गया था कि इस चीज़ सबको मतलब अपनाया जाए। तो आप लोग ये बात याद रखेंगे। और ये जो प्रथम राजभाषा जो शब्द का जो है हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 344 क्लॉज ए में इसका उल्लेख है, ये बात आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये 3rd क्वेश्चन, सीरियल नंबर 3। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? देखिए ये बघेली बोली से एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है, इतना इम्पोर्टेंट है। PYQ इससे पहले भी मैंने कराया है इस सीरीज में, तो बघेली बोली को लेकर के मैंने डिटेल बताया है। तो अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वैसे अर्धमागधी है, यानी कि 3 का 3 ऑप्शन। और इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि मैंने इसे बहुत डिटेल बताया है अपने इस चैनल पे, तो आप लोग उस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। तो चलते हैं अब हम लोग बिना समय गवाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो इसके बारे में जैसे कि झ होगा तो इसमें 4 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो इसको आप लोग थोड़ा और जानकारी ले लीजिए कि और कौन कौन है। आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे च, छ, ज और झ। देखिए एक इसमें इसी का पार्ट ये झ है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर यहाँ से भी कभी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन अगर हो सकता है कि इसमें च, छ, ज में से कोई एक दे दे तो आपको ध्यान पे रहेगा, तो आप फिर गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5th क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्याहास वर्णित है? तो इसमें देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है तो अब देख लेते हैं। तो इसका जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया, यानी 693 से 1693 ईस्वी तक। तो इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हुए कंप्लीट करते चलेंगे, यानी कि 5 का 2 आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 6th क्वेश्चन। देसिल बन्ना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा। ये लाइन जो है कि इससे पहले भी आयोग ने पूछ चुकी है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आप PYQ अब लग रहा है कि रिपीट होना शुरू हो गया। 3 साल करने के बाद ऐसा 3 साल मात्र 3 साल करने के बाद
ऐसा फील हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो है मतलब या तो किसी की पंक्ति या तो किसी के आंसर या किसी के कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है। अब इसी तरह अगर हम लोग 10 ईयर्स करेंगे तो बताइए कि कितना टॉपिक्स आपका रिपीट होगा, टॉपिक्स रिपीट होगा। इसी रिपीट होते होते आपको क्या होगा कि फैक्ट्स बिल्कुल याद हो जाएगा, मगअप हो जाएगा। तो अब चलते हैं। ये तो जानते हैं कि विद्यापति की ये प्रसिद्ध लाइन है, देसिल बन्ना सब जन मिठा। मतलब ये यहाँ पे इस लाइन का ये अर्थ है कि जो देसिल जो भाषा है, देसी भाषा जो है, बोली है, वो सबसे मीठा होता है, सबसे मिठास होती है। तो ये विद्यापति जी का है, ये आप लोग जानते ही हैं। विद्यापति के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि ये भक्त बहुत बड़े भक्त कवि थे, जिन्होंने मतलब क्या कहते हैं शक्ति की और शिव की बहुत अच्छी मतलब पूजा करते थे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 7 क्वेश्चन, राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में किए। देखिए एक राधा, यहाँ पे इस लाइन ये कह रहा है कि राधा का ऐसा कौन सी मतलब रचना है जिसमें प्रेम संवेदना को जिक्र किया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कनुप्रिया रचना जो है उसमें प्रेम, राधा के प्रेम की संवेदना को जिक्र किया गया। अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि ये जो रचना है और लोकायतन, आत्मजय, संशय की एक रात, इसमें ऐसा कब की रचना है और ऐसा क्या है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहले तो ये जान लें कि 7 का जो आंसर है वो कनुप्रिया है, यानी कि 4, और ये आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे और आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। कनुप्रिया जो है ये 1959 इसका टाइम पीरियड है, ये ध्यान पे रखेंगे। और इसमें प्रेम की, राधा के प्रेम की संवेदना की तो बात की ही गई है। और साथ ही लोकायतन जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है, कुंवर नारायण। एक सेकेंड। संशय की एक रात ये नरेश मेहता की ये रचना है। और इसमें संशय की एक रात में जो है राम का जिक्र है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संशय की एक रात में मतलब किस नायक को, मतलब किसे नायक के तौर पे रखा गया, तो राम का यहाँ पे जिक्र है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो आप हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम गलत ना हो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। देखिए अयोध्या सिंह हरिऔध के बारे में तो इससे पहले भी जिक्र किया गया है कि एक उनका मतलब प्रिय प्रवास, बहुत फेमस रचना है प्रिय प्रवास, जो 1914 की रचना है। ये काफ़ी प्रसिद्ध इसकी रचना है, जिसमें राधा और कृष्ण के मतलब जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उसके मतलब राधा और कृष्ण के संबंध को बहुत अच्छे से मतलब दिखाया गया है। और इसमें प्रकृति का बहुत मनोहारी तरीके से वर्णन भी किया गया, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और अब देख लेते कि इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या है। तो ये जो ठेठ हिंदी का ठाठ है वो एक प्रकार का उपन्यास है, उपन्यास रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये इसका टाइम पीरियड जो है उपन्यास का ठेठ हिंदी के ठाठ का वो 1899 है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो देखिए एक फैक्ट से हम लोगों ने कितने फैक्ट्स को कवर किया यहाँ पे। इसमें हर एक फैक्ट से आपको क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन सकता है या कभी ना कभी बना होगा, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए 10 ईयर्स का PYQ अगर जो व्यक्ति करे इस तरह से अगर करेगा तो एक क्वेश्चन केवल हम लोग नहीं देख रहे हैं, एक क्वेश्चन में हम लोग 5-6 फैक्ट देख रहे हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है। तो इसमें तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह का जो लाइन होता है वो बिल्कुल
रेणु जी जो है, फणीश्वर नाथ रेणु जी, वो इस तरह का मतलब ग्रामीण शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का हम लोग ध्यान पे रखेंगे कि रेणु जी के द्वारा मतलब इस तरह का शब्द लाइन प्रयोग में किया गया है। बिल्कुल आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे PYQ का, जिससे कि आपको जब एग्ज़ाम का कम टाइम रहेगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था। तो देख लेते हैं कि 10 का आंसर क्या होगा। ये तो भट्टलोलक होगा, लोलट होगा। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था। ये भट्टलोलक जी का जो था मतलब ये ऐसा मानना था रस की निष्पत्ति से लेके। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी अब हम लोग लेंगे कि भट्टलोलक का जो ये 4 जो दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग अब डिटेल जानकारी लेंगे। तो पहले भट्टलोलक के बारे में आप लोग जानकारी रखेंगे कि इनका जो एक सिद्धांत है, सिद्धांत ये उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति या आरोपवाद। तो अब भट्टनायक के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका कौन सा सिद्धांत है। तो भट्टनायक के बारे में जानते हैं कि इसका भुक्तिवाद या भोगवाद, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, भुक्ति या भोगवाद। ये आप लोग याद कर लेंगे नोट करते करते साथ ही साथ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से PYQ हर बार पूछ रहा है और आपको आगे भी पूछेगी। शंकु का अनुमितिवाद, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। भट्टलोलक का उत्पत्ति या आरोपवाद, भट्टनायक का भुक्ति या भोगवाद, शंकु का अनुमितिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ये PYQ पहले भी आ चुके हैं मेनी टाइम्स, यानी कि ये VVI हो गया। ये पॉइंट 4 का कार्य व्यक्ति और इसकी रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन में हम लोग 10 से 15 फैक्ट देखते हैं, ये आप लोग गौर कर रहे होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप लोग इसको याद कर लेंगे। यानी 27 जो है इसका मतलब 11 क्षेमेंद्र के अनुसार जो है 27 मतलब उन्होंने अव्यय के जिक्र किया है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 12 क्वेश्चन, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए और फिर हम बताते हैं कि आयोग ने क्या आंसर माना। इसको पद प्रवाद वक्रता माना जाता है, यानी कि 12 का 2 आंसर ध्यान पे रखेंगे। 2 मूल धातु से संबंधित जो वक्रता होगा उसको पद प्रवाद वक्रता कहते हैं। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स 1978। ये 1978 नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसका सही 1798 ये है टाइम पीरियड, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 1798 है, यहाँ पे 1978 दिया गया है जो कि गलत मिस प्रिंट हो गया है। तो आप इसमें किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो इससे पहले भी मैंने जिक्र किया है कि ये वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की रचना है, यानी कि 13 का 2 आंसर। इसका टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। शॉर्ट नोट्स जब बनाएंगे तो इसमें 1798 भी टाइम पीरियड को नोट्स करेंगे अपने डायरी में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है। तो हम लोग जानते हैं कि जब इस तरह का रहे तो अगर रामचंद्र शुक्ल जी अगर प्रेजेंट रहे तो आप लोग एक बार उसके विषय में सोच सकते हो। वैसे ये जो लाइन है रामचंद्र शुक्ल जी का ही है।
ये 14 का 2, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। ये लाइन जो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जो आप लोग को पता ही होगा कि पूरा का पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको बिल्कुल एक सिलेबस में शामिल किया गया है। और हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन एकदम पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग उस यूनिट को भी, उस हिंदी साहित्य के इतिहास की भी पुस्तक को जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा है पढ़ सकते हैं जुड़ करके, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझ विकसित करने में आसानी होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 15 क्वेश्चन। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वो पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में, देखिए ये लाइन जो है बिल्कुल सेम टू सेम इससे पहले भी PYQ के फॉर्म में पूछ चुका है आयोग। लाए जाते हैं सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं, यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का? ये इससे पहले भी PYQ पूछ चुका है, आप लोग ध्यान पे रखेंगे। क्योंकि मैं इस PYQ के सीरीज में इससे पहले भी जिक्र आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। तो ये जो है हंटर साहब का है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का 4 आंसर यानी कि हंटर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 16 क्वेश्चन। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध किस चिंतक ने विचार किया है? तो 16 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया, ये लयोतार्द। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध किस चिंतक ने विचार किया है? लयोतार्द। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल याद कर ले, 2-3 बार इसको बोल ले, लिख ले, ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन आज का। उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय, देखिए ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो इसमें जो है, इसमें बजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 17 का 2, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। चौरसिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है, नर्द यहाँ पे जो शब्द यूज किया उसके बारे में पूछा जा रहा है कि नर्द का अर्थ, एग्जैक्ट अर्थ क्या है? तो नर्द का मतलब हम लोग जानते हैं कि गोटी है। अब थोड़ा सा इसको, इस तरह के जो पंक्ति वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी अगर भी हमको यहाँ पे अगर जानकारी मिल जाए, हिंट मिल जाए कि मतलब क्या कहना चाह रहा है कभी, मतलब जो भी है कबीर साहब क्या कहना चाह रहे थे, बिल्कुल आप इजीली आप क्वेश्चन को आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें ये कबीर साहब कह रहे हैं कि एक चौरस का जो खेल होता है उसमें गोटी के माध्यम से खेला जाता है। तो उस गोटी में जब हम लोग खेलते हैं तो कोई ऐसा खेल का टाइम आता है, कोई ऐसा समय ज़रूर आता है जिसमें 2 गोटी बिल्कुल एक ही साथ आकर के मतलब आ जाती है। तो जब उस 2 गोटी जब एक साथ मिल जाती है तो बिल्कुल उस जीवन को, मतलब कबीर साहब ऐसे लिख रहे हैं कि अपने जीवन को और अपने ईश्वर जो उनके आराध्य हैं, राम जो भी कहिए, उसको, उस समय का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा कि मेरी आत्मा और उस परमात्मा में मिलन होगी और हम दोनों एक साथ ही एक ही उस टाइम पे मिलेंगे। अगर वो टाइम नहीं मिला तो कहीं ना कहीं जो ये जीवन हमें मिला है वो बेकार है। वही इस लाइन में कहा गया है कि चौरसिया के खेल में रे जुग मिलन की आस। देखिए जुग मिलन की आस कि कोई ऐसा जो इस समय में ऐसा कोई टाइम होगा कि बिल्कुल हम लोग साथ मिलेंगे। नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस, अगर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं ये नर्द जो है गोटी अकेली रह जाएगी, अपने आप को अकेला वो महसूस करेंगे जब वो नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह नर्द का मतलब हुआ यहाँ पे जब वो जिस खेल का इस मतलब वो मतलब प्रयोग कर रहे हैं उसमें नर्द का मतलब गोटी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरियल नंबर 19 यानी कि आज का 19वां नंबर क्वेश्चन।
अंधेरे में कविता में काव्य वाचक किससे पित पित ओ कहकर संबोधित करता है। देखिए अंधेरे में कविता तो हम लोग जानते हैं कि मुक्तिबोध के द्वारा मतलब लिखी गई है, ये आप लोग को तो पता ही होगा। और ये जो इसका टाइम पीरियड है वो 1964 का टाइम पीरियड है। और ये इतना तो ये अंधेरे में लिखने का ये आशय है कि जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहा जाए कि मतलब एक आशा लेकर के, और जब वो मतलब लिख रहे थे कि जिस तरह का कोई व्यक्ति मतलब किसी बहुत आशा लिए हुआ है कि अब अगर ये चीज़ मिल जाएगा तो मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ जब नहीं मिला तब उसको ऐसा लगा कि अंधेरे में मतलब वो जिक्र किए हैं। और इससे पहले इस पे भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि 3 व्यक्ति का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंधेरे में जो कविता उसमें किन 3 व्यक्तित्व का जिक्र है, जिसमें एक टॉल्स्टॉय, गांधी और तिलक, 3 व्यक्ति का था उसमें नाम। तो आप लोग ये भी समझिए कि PYQ से क्वेश्चन है। ये टॉल्स्टॉय, गांधी और तिलक, ये 3 जो पर्सनालिटी थे ये PYQ में पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पित ओ कह करके जो संबोधित किया गया है किसे किया गया है, तो ये तिलक जी को कहा गया है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाता है आयोग। एक बार पूछ लिया कि 3 कौन कौन व्यक्ति का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, और इसके बाद और डिटेल पूछ करके आपसे ये पूछा कि इसमें इस जो शब्द है पित ओ, उसमें पित ओ किसको कहा गया है, तो तिलक जी को कहा गया। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए, डिटेल के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है। ये आप लोग को पता होगा कि ये जो पंक्ति है राम की शक्ति पूजा बहुत ही लंबी कविता के रूप में जानी जाती है, और ये निराला की बहुत ही मतलब क्या कहा जाए बहुत ही कालजयी कृति के रूप में देखा जाता है। कि बिल्कुल जब मतलब ऐसा माना जाता है कि निराला जब बिल्कुल मतलब क्या कहा जाए बहुत मतलब क्या कहा जाए मतलब जब वो अपने जीवन से लग रहा था कि अब वो अपने जीवन में हार रहे हैं, कुछ जीतने की उम्मीद नहीं लग रहा है, अंदर से जब वो टूट गए थे तब इस तरह की वो मतलब रचना कर रहे थे। मतलब उधर ऐसे जब उनका मतलब वो कोई चीज़ लिख रहे थे और उनका प्रकाशन मतलब नहीं हो रहा था, अच्छी पुस्तक मार्केट तक नहीं पहुंच रही थी, पाठक के तक नहीं पहुंच रही थी, तो वो बिल्कुल टूट गए थे। तो उस समय उन्होंने इस तरह का मतलब राम को मतलब एक आधार बना करके राम की शक्ति पूजा की रचना किया। और ये रचना इतनी अच्छी रचना हुई कि मतलब आज मतलब एक हर व्यक्ति जो साहित्य से प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा वो वैसे भी इसकी रचना को पढ़ते हैं। तो ये लाइन जो है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये राम ने विभीषण से कहा था। यानी कि 20 का जो है आंसर 1 होगा। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसी तरह आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ में अपना आंसर भी देंगे, और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते हुए इसको तैयारी करेंगे। और बिल्कुल इस तरह के जो भी आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जिसको आप जानते होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, इसको इस वीडियो को बारे में बताएंगे, शेयर करेंगे, और ताकि अच्छी चीज़ उन लोगों तक पहुँचे जो विद्यार्थी मतलब जिनको अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती है। क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी चीज़ों को और जब हम लोग अगर नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। तो बिल्कुल धन्यवाद।